नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, टाइम हो चुका है करंट अफेयर का और आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप इंतजार कर रहे होंगे कि करंट अफेयर अपडेट का कि क्या है आज का करंट अफेयर। तो आज जो हमारी क्लास है करंट अफेयर में वो बहुत यूनिक होने वाली है। यूनिक क्यों? क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेजेंड व्यक्तियों के बारे में बात की जाएगी। आज का करंट अफेयर कुछ यूनिक इसलिए है और आज आपको पृष्ठांक दिए जाएंगे करंट अफेयर में कि क्या करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक में भी कुछ ऐसा मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज का जो करंट अफेयर है काफ़ी एनालिसिस करने के बाद आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, तो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर आते हैं पूरी तरीके से। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन जो है वह क्या है क्वेश्चन? तो हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है बायकॉम 18 यानी 18 इसे कहते हैं, बायकॉम 18। बायकॉम 18 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, क्या ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर वो होते हैं जो एक तरीके के प्रचारक होते हैं। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? जब ये क्रिकेट मैदान में उतरते हैं तो क्रिकेट मैदान में इनके एक तरीके से आवाज़ से, इनके नाम से वो क्रिकेट मैदान गूंजने उठता है। तो वो हैं आपके पूर्व कप्तान MS धोनी। कौन है? MS धोनी। पूर्व कप्तान MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये क्यों बनाया है? इस पर बात करते हैं, बनाया क्यों गया है। तो इनको बनाया गया है कि ताकि डिजिटल स्पोर्ट्स देखने का प्रोत्साहन और बढ़े, यानी कि डिजिटल स्पोर्ट्स को देखने का प्रोत्साहन और बढ़े। ठीक है, ये थोड़ा सा मकसद है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कि 2023 में थोड़ा सा क्रिकेट से जुड़ी बात कर लेते हैं। क्योंकि आज तारीख है 17 और 17 तारीख में अभी 31 तारीख को IPL शुरू होने वाला है। यानी कि कौन सा संस्करण? 16वां संस्करण। 16वां संस्करण जो है, 16वां संस्करण शुरू होने वाला है किसका? इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, ऐसा मान के चलिए त्यौहार शुरू होने वाले हैं। ठीक है, त्यौहार शुरू होने वाले हैं। कब से त्यौहार शुरू होंगे? 31 मार्च से। तो ये आपको बता दूं मैं, टीम कितनी रहेंगी? 10 टीमें रहेंगी। 10 टीमें रहेंगी और प्रत्येक टीम को 14 मैच खेलने पड़ेंगे। कितने मैच खेलने पड़ेंगे? प्रत्येक टीम को 14 मैच खेलने पड़ेंगे। और अच्छी बात यह कि पिछले ही सीज़न के यानी कि सीज़न 15 में जो विजेता टीम रही थी वो रही थी गुजरात टाइटंस। कौन रही थी? गुजरात टाइटंस रही थी। और उसका मुकाबला जो होने वाला है पहले मैच में वो ही चेन्नई से होने वाला है। तो ये पूर्व कप्तान जो है, ये महेंद्र सिंह धोनी, ये इंडिया के पूर्व कप्तान है, जबकि चेन्नई के बतौर कप्तान है। और जबकि गुजरात के हार्दिक पांड्या, गुजरात के कौन है? हार्दिक पांड्या है। पहला मैच इन्हीं के बीच में होने वाला है। ठीक, ये बात आई थोड़ी इसकी। अब बात कर लेते हैं बाइकॉट की। बायकॉम 18 की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में। मुंबई इसका हेडक्वार्टर, यहाँ पर क्या है यानी कि हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। ठीक है भैया, मुंबई में हेडक्वार्टर है। नवंबर 2007 में, कब? नवंबर 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको फाउंड किया गया था, बिल्ड किया गया। ठीक है, अब इसके जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? CEO जो है तो वो हैं ज्योति S देशपांडे। कौन है? ज्योति S देशपांडे। तो अगर इतनी बात चल जाए, इतनी बात एक क्वेश्चन पर चल जाए तो ये क्या एग्जाम में भूल जाओगे आप? बिल्कुल नहीं भूलोगे। क्योंकि जिस क्वेश्चन पर इतनी टिप्पणी हो जाए, जिस क्वेश्चन पर इतनी एनालिसिस हो जाए, इतना स्टैटिक हो जाए, तो फिर के भूल जाओगे? नहीं भूलोगे ना, बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि सभी बढ़िया क्वेश्चनों का निचोड़ है। क्योंकि पूरे दिन की मेहनत रहती है कि क्या आया है, कौन सी साइट पर क्या है, किस अखबार में क्या दिया गया है, देश में क्या क्या बड़ी बड़ी घटना हुई है। तो हम बात करते हैं किसकी। क्या है कि नरेंद्र सिंह तोमर, जानते होगे आप नरेंद्र, नाम तो याद है परंतु नरेंद्र सिंह तोमर, क्या? नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? पहली बात ये बताइए। ठीक है, ये हैं आपके कृषि मंत्री। कौन है ये? ये हैं कृषि मंत्री। इतना नाम याद रहो, एग्जाम में बहुत है। क्या करा है इन्होंने बेंगलोर में, क्या करा है? बेंगलोर में एग्री यूनिफेस्ट यानी कि क्या करा गया है? एग्री यूनिफेस्ट की शुरुआत करी है। क्या शुभारंभ किया है? एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। अब ये क्या होता है? ये होता है
कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, किसने? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र या संस्थान, अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में ये है, ठीक है। इसने यहाँ पर ये शुरू किया है, ठीक है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, याद रख लोगे। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1929 में की गई थी, यानी कि 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना की थी। निदेशक कौन है? हिमांशु पाठक। निदेशक कौन है? हिमांशु पाठक निदेशक, याद रखना। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि यह है कृषि अनुसंधान, ऐसे बहुत सारे अनुसंधान आपको याद रखने। जैसे विष अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ में। औषधि अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ पर, ठीक है। वनस्पति अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ में। वन अनुसंधान कहाँ पर है? आपका देहरादून में। वानिकी संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में, ठीक है। प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में, ठीक है। अब आलू अनुसंधान जो है वो कहाँ पर है? शिमला में, ठीक है। कहाँ पर है? शिमला में। चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर है? चेन्नई में, ठीक है। अब देखिए सीधी बात है, कुछ ऐसे तरीके से याद रखते हैं, ट्रिक माध्यम से याद रखते हैं। देखिए क्या होता है ये, ट्रिक से कैसे याद रखना। चेन्नई का चमड़ा चटका और गले में चावल अटका, समझ गए नहीं? इस तरीके से। अब यहाँ पर है दिल्ली की है सड़क निराली, लखनऊ है विष की प्याली, तो याद हो जाएगा। चेन्नई का चमड़ा चटका और कटक में चावल अटका, दिल्ली की है सड़क निराली और लखनऊ है विष की प्याली, याद हो गया ना? हो गया। यानी कि चेन्नई में का चमड़ा चटका, तो चेन्नई में क्या है? चमड़ा अनुसंधान, ठीक है। कटक में चावल अटका, तो चावल अनुसंधान कहाँ पर है? कटक में। दिल्ली की है सड़क निराली, तो सड़क अनुसंधान कहाँ पर है? दिल्ली में। लखनऊ है विष की प्याली, तो विष अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ में। इस तरीके याद कर लो, इसको हो जाएगा याद। तो ये जो प्रमुख अनुसंधान है वो हम याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ी बहुत इतनी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या, यानी कि अगला क्वेश्चन है रेल मंत्री। रेल मंत्री कौन है इस टाइम? अश्वनी वैष्णव। कौन है रेल मंत्री? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव, ठीक है जी। ये कौन है? रेल मंत्री। ये हैं रेल मंत्री। इन्होंने लक्ष्य रखा है 2030। इन्होंने लक्ष्य रखा है 2030 जीरो कार्बन उत्सर्जन। जीरो कार्बन उत्सर्जन क्या रखा लक्ष्य? जीरो कार्बन उत्सर्जन का ये रखा है लक्ष्य, ठीक है। ये लक्ष्य रखा है, ये याद रखना है, जीरो उत्सर्जन कार्बन। मैं आपको एक और बात बता दूं कि इनका लक्ष्य है 33% कार्बन को कम करना। 33% कार्बन को कम करना है 2014 से। कब से? 2014 से डीजल इंजनों को क्रमबद्ध तरीके से कम किया जा रहा है। कब से? 2014 से 2023 में। एक और डेट याद रखना, 2023 में, ठीक है। 2023 में इन्होंने बहुत बड़ा विद्युतीकरण, यानी इनका लक्ष्य है कि विद्युतीकरण का रेलवे का एक बहुत बड़ा पार्ट को जो है विद्युतीकरण करना है। तो ये तो हो गया इसका करंट अफेयर कि 2023 लक्ष्य रखा। पुरानी मैं आपको बात बता के चलता हूँ यहाँ पर क्या। तो देखिए एक तो होता है 1.676 मीटर, इसे तो कहते हैं ब्रॉड गेज। दूसरा होता है मीटर गेज 1.0, ठीक है। एक तीसरा जो होता है 0.726 और चौथा जो होता है वो होता है 0.610। ये सब मीटर में होते हैं। तो इतने प्रकार की लाइन जो है वो हमारे यहाँ पर चल रही है। इतने प्रकार की लाइन जो हमारे यहाँ चल रही है, इसे कहते हैं, एक को कहते हैं ब्रॉड गेज, इसे कहते हैं मीटर गेज, इसे कहते हैं नैरो गेज। दोनों को कहते हैं नैरो गेज, इसे कहते हैं ब्रॉड गेज, इसे कहते हैं मीटर गेज, और ये होगी तो दोनों नैरो गेज। तो ये होती हैं पटरियों के बीच की दूरी, ठीक है भाई। इतनी बात याद होगी, इतनी बात तो याद कर ली होगी। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो देखिए सबसे पहले इतिहास की तरफ लेकर चलते हैं इसके। तो इतिहास में यानी कि पहली रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव जो रखा गया था मद्रास में रखा गया था। कब रखा गया था? 1832 में। कब रखा गया था? 1832 में प्रस्ताव रखा गया था। और वहाँ हिल क्षेत्र में, एक पहाड़ी क्षेत्र पर चलाई भी गई थी, ठीक है। परंतु नागरिक ट्रेन नहीं चलाई गई थी। एग्जाम में जो पूछी जाती है वो नागरिक ट्रेन पूछी जाती है। तो पहली नागरिक ट्रेन जो चलाई गई थी वो मुंबई से ठाणे चलाई गई थी 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इस तरह चलाई गई थी। भारत जो है बहुत प्रकार की रेलवे को
सेवा देता है, जैसे गतिमान एक्सप्रेस हो गई, शताब्दी एक्सप्रेस हो गई, दुरंतो एक्सप्रेस हो गई, एसएससी मैत्री एक्सप्रेस हो गई, ये बहुत सारी सुविधाएं देता है। ठीक है, बहुत बड़ी सुविधाएं देता है रेलवे। और तुम्हें थोड़ा बहुत तो आवाज़ आ ही रही होगी रेलवे की, कहा रेलवे ने तुमने पुकारा और हम चले आए। ठीक है, तो वो बहुत बढ़िया मतलब सुविधा दे रही हैं। ठीक है, एक और बात बताता हूँ मैं रेलवे से जुड़ी हुई, आपको थोड़ा सा याद रख लेना कि मेट्रो प्रणाली ने आकर जो है रेलवे के यात्री भार बोझ को कम कर दिया है। यात्री भार बोझ को कम कर दिया गया है। रेलवे विद्युतीकरण से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, परंतु एक क्वेश्चन आता है रेलवे से, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है रेलवे बजट को लेकर क्वेश्चन आता है। तो एक बार जब परीक्षा में जाओ तो रेलवे बजट पर थोड़ा सा नज़र मार के चले जाना उससे। ठीक है, तो ये है अश्वनी वैष्णव की कहानी, जो रेलवे मंत्री हैं। लक्ष्य रखा 2030 0% कार्बन यानी 0 कार्बन उत्सर्जन। 2014 डीजल इंजनों का क्रमबद्ध कम किया जा रहा है। 23 में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये 4 प्रकार की लाइन होती हैं। पहली ट्रेन जो चली थी वो चली थी मुंबई से ठाणे आपकी यात्री, और पहली जो नॉन यात्री जो थी यानी नॉन पैसेंजर थी वो कौन सी कहाँ चली थी? मद्रास में 1832 में। पहली मेट्रो जो चली तो कोलकाता में चली थी। ठीक है, और बड़े स्तर पर जो मेट्रो है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, बड़े स्तर में जो है कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत कुछ आपको मिल रहा है, स्टैटिक भी मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है करंट अफेयर की आड़ में। ठीक है भाई, करंट अफेयर की आड़ में बहुत कुछ आपको यहाँ से मिल रहा है। ठीक, अगर हम थोड़ी सी और आगे क्वेश्चन बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा आपने एक नाम सुना होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, क्या नाम सुना होगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसका नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। क्या करता है? ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इनने सर्वेक्षण क्या करा इसने सर्वेक्षण में? तो स्वच्छ भारत मिशन का सर्वेक्षण किया। इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसने जो था खुले में शौच मुक्त का एक सर्वेक्षण किया, और इसने जो है खुले में शौच मुक्त सर्वेक्षण को गलत साबित कर दिया है। क्या कर दिया है? गलत साबित। उन्होंने ये कहा कि जो ग्रामीण में खुला शौच मुक्त बनाया गया था वो एक तरीके गलत है, क्योंकि मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत मध्य प्रदेश तमिलनाडु यानी कौन कौन? एमपी और तमिलनाडु को 2018 तक, कब से? 2018 से 21 तक क्या माना गया था? मुक्त माना गया था। तो उस वाली रिपोर्ट को इन्होंने गलत साबित कर दिया है, क्योंकि देखने को अभी मिला है कि मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी खुले में शौच की स्थिति देखने को मिल रही है। ठीक है भाई, देखने को स्थिति मिल रही है। इस वाले खुले में मलखाने या खुले में शौच वाली स्थिति को इन्होंने यहाँ पर जांच करी है, दोबारा सर्वेक्षण किया है। और वो किसने किया है? यहाँ से इस कार्यालय का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, कार्यालय का नाम कि किसने इस रिपोर्ट को जो है गलत साबित किया है। ठीक है, आप अगर परीक्षा की तैयारी करते हो, कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो अगले क्वेश्चन को भूलोगे नहीं, बिल्कुल भी। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है। देखिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा और ना बहुत कम, जो सीधा एग्जाम में आता है मैं आपके साथ उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से आपको मन तो संतुष्ट हो सकता है, परंतु एग्जाम में क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं। क्योंकि हमें पढ़ना अच्छा लगेगा, हमें लगेगा अरे भाई एक टीचर ने सारी कुछ बातें बता दी, टोटल बात बता दी बिल्कुल उसमें, मगर वो कुछ काम की तो नहीं है ना। वो सीधा जो आपको एग्जाम में मिलता है वो क्या है? तो देखिए, राजेश गोपीनाथम एक व्यक्ति हैं, राजेश गोपीनाथम। ठीक है, इन्हें TCS का यानी कि TCS का क्या बनाया गया है? CEO बनाया गया है। इसकी फुल फॉर्म होती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या होता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसे क्या बनाया गया है? CEO। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, याद रख लेना बस। इसका मैं इसमें और कुछ नहीं बताऊंगा, केवल इतने बताऊंगा। TCS की कोई जानकारी आती नहीं एग्जाम में, क्यों नहीं आती? बस इतना ही पूछा जाता है। ये भी पूछ रहे तो बड़ी अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। हमें तो ऐसा लगता है हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परंतु ये तो उनसे पूछ के देखो जो लगातार एग्जाम देते रहते हैं, उनसे पूछ के देखो कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना? ठीक, अब देखिए ये है थोड़ा चेंजिंग क्वेश्चन, यानी गेम चेंजिंग क्वेश्चन जो है वो क्या है कि कैनरा बैंक ने UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।
यानी किसने? कैनरा बैंक अभी तक नहीं कर रहा था नहीं, तो किसने? कैनरा बैंक ने। किस पर? यूपीआई आधारित। किस पर? यूपीआई आधारित। क्या है? रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसके सहयोग से लॉन्च किया है? पहला तो ये होना चाहिए, किसके सहयोग से लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय भुगतान निगम ऑफ इंडिया। किससे? राष्ट्रीय भुगतान निगम ऑफ इंडिया के सहयोग से किया है। ठीक है। और किसकी सहायता ली है? भीम ऐप की। भीम ऐप की शुरुआत, मतलब सहायता ली है यहाँ से। अब बात आती है इसकी कि भीम ऐप क्या है। तो भीम ऐप की फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ आपको, लिख लो। भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये होता है भीम ऐप की, यानी भीम की फुल फॉर्म। इसकी भीम की फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप की क्या होती है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। कैनरा बैंक की अगर बात कर लेते हैं हम, तो 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, मगर कैनरा बैंक के नाम में नहीं हुई थी। इसका नाम था उस टाइम पर कैनरा बैंक हिंदू कोष। क्या था? कैनरा बैंक हिंदू कोष के नाम से हुई थी 1906 में। फिर उसके बाद में इसका नाम चेंज हुआ कैनरा बैंक लिमिटेड 1910 में। तो इसे 1910 में कैनरा बैंक लिमिटेड के नाम से जाना गया। परंतु 1969 में इसे जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, तब इसको कैनरा बैंक का नाम दिया गया था। किसका नाम दिया गया था? कैनरा बैंक का इसको नाम दिया गया था। इतनी बात आपको आज यहाँ से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। 10-12 क्वेश्चन आप ऐसे सटीक रोज के याद रखो। 10-12 क्वेश्चन ऐसे सटीक याद रखो जो कि तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन बचे नहीं उनमें से, और आएगा भी उन्हीं में से, ये गारंटी है। लिख के ले लो इस बात को चाहे आप। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि दिल्ली हवाई अड्डा दक्षिण एशिया का सबसे टॉप हवाई अड्डा या सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। और दिल्ली हवाई अड्डा जो है वो कौन सा है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। तो इस पर बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है भाई, क्या कर लेते हैं कि दिल्ली दक्षिण एशिया का सबसे या सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, कौन सा है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। और ये कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। टर्मिनल 3 जो है ना इसका, बहुत ही प्यारा देखने में। अगर आप जाओ वहाँ देखना, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है। ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं, ये 5वीं बार घोषित किया गया। कौन सी बार? कितनी बार? 5वीं बार घोषित किया गया है। अगर हम यहाँ पर एक और बात इसमें ऐड कर दें, कि दुनिया के 50 अगर हवाई अड्डे ले तो उसमें इसका स्थान 36वां है। यानी कि टॉप 50 में एकमात्र भारत का हवाई अड्डा शामिल है। दुनिया के टॉप 50 हवाई अड्डों में एकमात्र हवाई अड्डा भारत का शामिल है। वो कौन सा हवाई अड्डा है? वो दिल्ली का हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पिछली बार इसकी जो स्थिति थी ये 37वीं स्थिति थी। कौन सी स्थिति थी? ये 37वां स्थान था। तो इस बार थोड़ा सा सुधार हुआ है एक स्थान का। ये थोड़ी सी बात यहाँ से याद रख लेना। यानी कि विश्व स्तर पर अगर बात करें तो हम बात करें तो इसकी, ठीक है, शायद एनालिसिस करने में मज़ा आ रहा होगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ भाई बातें हमें पता चल रही हैं। इतनी बातें करते रहिए। ठीक है। दिल्ली तुम्हें पता केंद्र शासित प्रदेश है ये। ठीक है। और ज़्यादा दिमाग में बात रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबको पता है फीफा, अगला फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पर होना है और कब होना है। सबसे पहली बात फीफा से जुड़ी हुई है। ठीक है भाई, फीफा से जुड़ी हुई है। क्या है? फीफा फुटबॉल का कप होता है। फीफा क्या होता है? फुटबॉल कप होता है। क्या होता है? फीफा 2026। ठीक है। फीफा 2026 कहाँ पर होगा? अमेरिका, कनाडा। ठीक है। अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको। ठीक है। कहाँ पर होगा? मैक्सिको। ठीक। तो इसका मतलब 2022 का कहाँ हुआ था?
2022 का आपको याद होना चाहिए कहाँ पर हुआ था, कतर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कतर में। ऐसे भी आ जाता है, पिछले साल का पूछ सकता है, तो कहाँ पर हुआ था, कतर में हुआ था। ठीक है भाई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फीफा से जुड़ी हुई क्या बात है। ठीक है, इसमें 2016 में कितने देश थे, 32, यानी 2016 में 32 देश थे। ठीक है, और अब कितने हो चुके हैं, अब जो हो चुके हैं वो 48 देश हो चुके हैं, यानी कि 32 के स्थान पर 48 देश में पार्टिसिपेट करेंगे। 32 की जगह कितने देश पार्टिसिपेट करेंगे, 48। ठीक है, 48 ये अनुमान लगाया था 2016 में, परंतु क्या हुआ ये कि 38 से 42 मैच, 38 से 42 मैच जो है वो मतलब टीमें खेलेंगी इस समय। परंतु अब इसमें मैच जो होने वाले हैं वो कितने होंगे, तो मैच जो होने वाले हैं, पहले जो क्रम हुआ करता था वो 80 मैचों का क्रम होता था, परंतु इस बार देखने को मिल रहा है कि 104 मैच खेले जाएंगे। कितने मैच खेले जाएंगे, 104। तो इसका क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2020 में के 2026 के प्रारूप में किया गया बदलाव। तो कौन से वर्ल्ड कप में के प्रारूप में बदलाव किया गया, फीफा के, यानी कि पहला प्रारूप क्या था, अब का प्रारूप क्या है, ये चेंज कर दिया गया है, ये बिल्कुल चेंज कर दिया गया है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, इसको याद रखना है बिल्कुल आपको, क्योंकि जो चीज़ चेंज की गई है बड़े लेवल पर चेंज की गई है, देशों की संख्या में चेंज की गई है, और आपकी मैचों में भी आपकी यहाँ स्थिति चेंज की गई है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये याद रखना, एग्जाम में तो वैसे यही आने वाला कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पर खेला जाएगा। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से, फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल संबंधित है। इससे पिछला वाला कहाँ पर किया गया था, वो कतर में खेला गया था, इतना याद रखना। ठीक है, मैचों को लेकर, देशों को लेकर जो बदलाव किया गया, ये कभी क्वेश्चन आते नहीं है कि कितने मैच थे, कितने देश थे, तो सब बिना फालतू की आदमी जगह घेरता दिमाग में। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन कभी नहीं आता। सब बच्चे तुम समझदार हो। ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए इन चीज़ों में। कई बार पत्रिका पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो हम इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, कितने मैच हुए, कितने खिलाड़ी थे, ये थे। कभी सीखा कभी एग्ज़ाम में क्या आता नहीं आता, कभी नहीं आता ना, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है। समझदार हो अच्छे, अगर किसी के उस पर चलना होता है इन चीज़ों को, अगर आप भी तो जज क्या करो, अपने दिमाग का सही से यूज क्या करो। ठीक है, अगर मैं भी आपको कोई चीज़ गलत बताऊँ तो ये कि कहीं मैं तो गलत चीज़, आप टाइम बर्बाद नहीं कर रहा आपके यहाँ पर। ठीक है, तो आप भी तो अपने दिमाग का थोड़ा प्रयोग करो। ठीक है, चलिए, वैसा तुम्हें पता है अभी एक जो क्वेश्चन बोलने वाला हूँ मैं अब आगे, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि वर्ल्ड स्लीप डे 2023, यानी कि अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, वर्ल्ड स्लीप डे 2023। ठीक है, कब मनाया जाएगा, 17 मार्च को। कब, 17 मार्च, यानी कि 17 मार्च को मनाया गया। कब, वर्ल्ड स्लीप डे 2023 17 मार्च को मनाया गया। ठीक है, कब से मनाया जा रहा है, 2008 से मनाया जा रहा है। 2008 से कब से मनाया जा रहा है भैया, ये 2008 से मनाया जा रहा है। ऐसे एग्ज़ामों में, ऐसे क्वेश्चनों में जो आपका क्या आता है, थीम आ जाती है। क्या आ जाती है, थीम। तो स्लीप इज। ठीक है, थीम जो आती है वो हमेशा उस पर आती है जो टेंस पर बना हुआ होता है। तो क्या होगा, मतलब स्लीप इज। ठीक है, एसोसिएशन फॉर हेल्थ। ठीक है, एसोसिएशन फॉर हेल्थ, एसोसिएशन फॉर हेल्थ। इसको थोड़ा सा लिख लेना थीम में। और मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा एग्जाम में ट्रिक बता दूं, जब भी आपसे कोई थीम पूछे किसी भी पेपर में, आप इसे प्रैक्टिस सेट में जमा के देखना। अगर जान पूछ के प्रैक्टिस सेट वाले ने तुम्हें गलत करवाना होगा तो वो देगा, वरना एग्ज़ाम में कभी ट्राई करना, थीम पूछे ना तो जो विकल्प बड़ा हो थीम का, अक्सर वही आंसर होता है, अक्सर जो होता है वही आंसर होता है। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं केंद्रीय बैंक ने, सेंट्रल बैंक जिसे कहते हैं, सेंट्रल बैंक ने आरबीआई के गवर्नर जनरल यानी शक्तिकांत दास को 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को जो है वो क्या बनाया गया है, गवर्नर ऑफ द ईयर बनाया गया है इस साल का सेंट्रल बैंक ने। जबकि इससे पहले रघुराम राजन 2015 में उन्हें सम्मानित किया गया था। तो 2015 के बाद में ये बड़ी उपलब्धि है, पहली बार जो है रघुराम राजन को चुना गया था। और यहाँ पर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर जो चुना गया है वो किसे चुना गया है, वो यूक्रेन बैंक को चुना गया है। किसे चुना गया है, यूक्रेन बैंक को। ये भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी को गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर चुना गया, तो ये किसकी बैंक को चुना गया है, ये वो है यूक्रेन बैंक को। ठीक है, इतना क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है,
अब जो है हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत धर्राटे काटने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है ये? भूटान ने, सॉरी भूटान को संयुक्त राष्ट्र ने सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया है। अब ये क्या होता है भाई? सबसे कम विकसित जो देश होते हैं उनकी क्या है? अब हमारे देश में अगर हम बात करें तो 46 अर्थव्यवस्थाएं, कितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं? 46 अर्थव्यवस्थाएं सबसे कम विकसित हैं। कितनी अर्थव्यवस्थाएं? 46 अर्थव्यवस्थाएं सबसे कम विकसित हैं, जिनमें से 33 अर्थव्यवस्थाएं जो अफ्रीका की हैं। यानी 33 देश जो हैं वो कहाँ के हैं? अफ्रीका के हैं। तो 9 देश जो हैं वो एशिया के हैं, और एक देश जो है वो आपका ऐसा मान के चलिए कैरिबियन देश का है, जो भी हैती। कैरिबियन देश का जो है वो क्या है? हैती है। और 3 देश जो हैं वो प्रशांत महासागर में द्वीपीय देश हैं। ठीक है, कौन से देश हैं? द्वीपीय देश। तो क्वेश्चन को दोबारा सुनेंगे। भूटान को संयुक्त राष्ट्र ने कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया है, और टोटल कितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं? 46 अर्थव्यवस्था जो है इस सूची में हैं, जिसमें 33 सबसे ज़्यादा जो है वो अफ्रीका की हैं, 9 एशिया की हैं, एक आपकी कैरिबियन की है जो हैती है, वो याद रखना, और 3 प्रशांत महाद्वीपीय सागर की हैं। अब इससे फ़ायदे क्या होंगे? निकालने, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उसका जो बढ़ावा मिलेगा उसको, और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में वो सीधा दावेदार हो सकता है। ठीक है, उसकी पहुंच हो जाएगी, और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि या अंतर्राष्ट्रीय फ़ायदे समझौते, उनमें उसको भागीदारी करने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये कुछ इतने फ़ायदे इसके हो सकते हैं। कभी भी फ़ायदे उधर पूछे नहीं जाएगा, क्वेश्चन ये आएगा सीधा कि किस देश को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने, यूएनओ ने जो है अपनी मतलब कम विकसित अर्थव्यवस्था वाले सूची से बाहर निकाला है। तो वो किस में निकाला है? ऑप्शन में आगा नेपाल, ऑप्शन में आगा भूटान, ऑप्शन में आगा बांग्लादेश, और एक आध ऑप्शन में और आगा जैसे म्यांमार वगैरह। तो आपको बस याद रखना है क्या नाम? भूटान। ठीक है, तो दोस्तों अगर सेशन में मज़ा आया है तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और बताएं कि बिल्कुल सटीक और बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन, बिल्कुल सीधे एग्जाम वाले क्वेश्चन जो है आपको इस प्लेटफॉर्म पर कराए जा रहे हैं। तो कल मिलते हैं अब नए करंट अफेयर के साथ, और हमारा करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक भी चलता है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, तो अगर मज़ा आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।